बवाल की, आगजनी की, पत्थरबाजी की ये तस्वीरें जो जगह जगह से आ रही हैं, क्या वो वाकई आम लोगों का नागरिकता कानून में जो संशोधन किया गया है उसका विरोध है दरअसल, या ये सब कुछ प्रायोजित है, साजिशन, एजेंडे के तहत कुछ लोगों को प्रभावित करके करवा रहे हैं? ये सवाल खड़ा हो गया है। और मैं आपको जरा बताऊं, गौर कीजिए, जो कुछ आपने देखा इसमें जो डीएम कह रहे थे, मऊ के ये डीएम बता रहे थे कि जो मऊ में कल बवाल की तस्वीरें आई, उससे पहले कुछ वहां के बुजुर्गों को, सम्मानित लोगों को, मुस्लिम समाज के जो लोग थे उनको चूड़ियां बांटी गई। कुछ लोगों ने चूड़ियां बांटी, कुछ संस्थाओं के हाथ होने की बात कर रहे हैं डीएम यहां पर, और मकसद ये कि उनको भड़काएं कि आप जो हम करने जा रहे हैं आप उसकी रास्ते में ना आए, वरना चूड़ी पहन लें आप। और फिर बुजुर्गों ने उन्हें बहुत रोका, मगर वो रुके नहीं और पत्थरबाजी और आगजनी की और कैमरे को लेकर के बाकायदा गए थे, तस्वीरें भी ली और उसको जारी भी किया। तो सब कुछ प्लान तरीके से मऊ में हुआ। यही बात दिल्ली पुलिस बता रही है, वीडियो जारी किया है कल ही से, जो कैसे जामिया में पुलिस रोकने की कोशिश करती रही, माइक के जरिए उन लोगों को जो पत्थरबाजी करते रहे, आगजनी करने की कोशिश करते रहे रात के वक्त, और जब नहीं रुके तब अंत में पुलिस को उन्हें खदेड़ना पड़ा था, और जिसकी तस्वीर आई है और जिसको लेकर के विपक्ष सामने है और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। अब जरा गौर कीजिए कि यूपी में जो विरोध की तस्वीरें आ रही है वो कहां से आ रही हैं। अब दिल्ली में जामिया से शुरुआत हुई तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तस्वीर आई, यूपी में नदवा मुस्लिम कॉलेज से तस्वीर आई, लखनऊ से देवबंद जो मुस्लिमों का बड़ा मसलक है वहां से विरोध की तस्वीरें आई, अशरफिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी कॉलेज है आजमगढ़ से, उससे अभी तस्वीर आई है, और मऊ में भी ऐसे ही लोगों की तस्वीरें आई है। तो क्या सवाल है कि कुछ लोग एजेंडे के तहत इन लोगों को, जिसमें मुस्लिम हैं ज्यादातर, करीब करीब सभी, उन्हें भड़का रहे हैं क्योंकि राजनीति की जा सके और देश में माहौल पैदा किया जा सके। ये आज बड़ा सवाल है। तो ये विरोध आम लोगों का या एजेंडे के तहत, यही है सवाल आज बड़ा। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एसआर दारापुरी पूर्व आईएएस ऑफिसर, क्योंकि वो पुलिस और इस तमाम चीजों को बारीकी से समझते हैं जो कुछ चल रहा है। रिटायर्ड कर्नल दिनेश जैन है, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा। शेष नारायण सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी बारीकी से चीजों को देखते हैं और देख भी रहे हैं इस वक्त, और उपेंद्र द्विवेदी मऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ये भी साफ कर दूं कि रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन साहब जो पूरी तरह से कांग्रेस के विचारों से सहमत रहते हैं। लेकिन पहले हमें आप उपेंद्र ये जरा बता दीजिए कि ये जो साजिश की थ्योरी सामने आ रही है मऊ से, वो कैसे, डीएम साहब को ऐसा क्या लगा, क्या इनपुट्स मिले, क्या चूड़ी बांटने का कनेक्शन है मऊ के बवाल से? देखिए, इसमें जो न्यूज़ 18 की ये जो इनसाइड स्टोरी थी, सबसे बड़ा इस पूरे मसले पे खुलासा था, उसका जो ग्राउंड था वो ये कि जो बवाल हुआ उसके बाद जो तफ्तीश हुई बवाल को लेकर, जो तस्वीरें प्रशासन के पुलिस के पास आई, उसको लेकर जब प्रशासन और पुलिस के अफसर उस इलाके में पहुंचे तो पता चला कि जब बवाल के बिल्कुल कुछ घंटों पहले कुछ लोगों ने वहां के जो मुअज्जिज लोग थे जो उन समाज के, उनको चूड़ियां बांटी। चूड़ियां बांटने का मकसद भी न्यूज़ 18 ने सीधे साफ लफ्जों में पूछा वहां के कलेक्टर से, तो उन्होंने कहा कि उनको या उनको ये बताना कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक तरीके से उनको जो है कमजोर बताने की। तो इसका इनसाइड समझिए तो चूड़ी बताने का हमारे उत्तर भारत में एक कहावत है कि किसी को चूड़ी भेंट कर देना, किसी पुरुष को चूड़ी भेंट कर देना, यानी कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो अब आप चूड़ी पहन लीजिए, ये मकसद। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इसमें जो है संगठन के नाम आ रहे हैं, तो लाजमी थी कि जिस तरीके से जो बात कही जा रही थी कि नौजवान जो है इसको लेकर, बिल को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और एक शांतिपूर्वक तरीके से मार्च निकाल रहे थे, तो इसमें संगठन कहां से आ गए, संगठन का इन्वॉल्वमेंट। तीसरी अहम बात जो उन्होंने कहा कि यहां इसमें जो नौजवान थे उनकी उम्र 18 साल से कम थी, यानी कि वो पूरी तरीके से बिल की बारीकियों को नहीं समझते थे। तो जब बारीकियों को समझते नहीं थे तो इतना आक्रोश कैसे आया? चौथी बात जो औपचारिक रूप से कही नहीं गई, जो इस न्यूज़ 18 की दिन भर की जो पड़ताल पे सामने आई कि इस पूरे घटना में
कई सारे भाई लड़के थे, और जिस वक्त हमने खुद वहां पर आंखों देखी पूरी उसको तफ्तीश को देखा, तो उसमें पता चला कि कई सारे नौजवान थे, उनके मोबाइल्स पर मैसेज आ रहे थे, और वो जिस वक्त सुबह जो है चेकिंग चल रही थी उस वक्त जा रहे थे, और पुलिस ने उसी वक्त उनको हिरासत में लिया, तो उनके मोबाइल पर मैसेज थे। तो ये सब जो तस्वीरें हैं, ये सब जो तथ्य हैं, ये एक ऐसा ताना बाना बुन रहे हैं अजय, कि जिसमें साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ क्विक रिएक्शन नहीं था अजय जी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं से पूर्व नियोजित था। अब ये अलग बात है कि नियोजित था, उस पहले से प्लान किया गया तो बुना गया था, पूर्व नियोजित था। ये इशारा साफ तौर पे मिलता है, और यही यहां के डीएम ने बताने की कोशिश की है। और जो तस्वीरें हैं कर्नल दिनेश नैन साहब, तो क्या जो बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी और अमित शाह भी कि दरअसल कांग्रेस की अगुवाई में सारा विपक्ष कुछ लोगों को के बीच भ्रम फैला करके देश में अहिंसा का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, ये सारे सबूत इसी के, जामिया से लेकर मऊ तक। अजय, ये देश में क्या हो रहा है पता है? पाकिस्तानी माइनॉरिटीज को फिक्स करने के लिए 38 करोड़ में से जो 8 करोड़ मुसलमान भाई हम हिंदुस्तानियों के साथ यहाँ पे अपना देश मान के आन बान शान के साथ 1947 के बंटवारे में इधर रह गए थे, आज उन लोगों को अपमानित किया जा रहा है ये कह के कैसे 40 लाख लोग हो गए थे आसाम में। ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा कानून तो नहीं कह रहा। आप बोलने दीजिए, सुनिएगा ना, प्रधानमंत्री आप बोल रहे हैं अभी ये देश के मुसलमान को अपमानित कैसे कर रहा है ये कानून? कानून में ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो कांग्रेस बता रही है। ये देखियो अजय पाकिस्तानियों की बात यहां नहीं हो रही, पाकिस्तानी माइनॉरिटीज की हो रही है। और किस देश में माइनॉरिटीज नहीं है? हर एक में है, लेकिन इस देश की जो हमारी माइनॉरिटीज है उसके ऊपर पाकिस्तान की माइनॉरिटीज ऊपर कैसे हो जाएगी? किस ये आज का युवा जाग गया है, ये युवा जाग रहा है। क्या है 19 से 32 साल का युवा बेरोजगार है। दिनेश जी, डोंट गेट एक्साइटेड। 150 रुपए किलो है। अरे कर्नल दिनेश ने, कर्नल दिनेश ने वहां पर किस बात के बारे में चैलेंज कर रहे हैं आप? क्या चैलेंज कर रहे हैं आप लोग? कर्नल दिनेश ने होल्ड प्लीज लिसन। मेरे सवाल को सुनिए प्लीज। आप तो रिटायर्ड कर्नल हैं, आप तो इंडिया पाकिस्तान के बीच के जो हालात है उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं, पाकिस्तान के भीतर के हालातों को भी बेहतर समझते हैं। इस वक्त आप एक पार्टी विशेष को आप समर्थन करते हैं, लेकिन बट यू नो द रियलिटीज। नाउ माय क्वेश्चन, छोड़िए, मेरा सवाल सीधा है कि इस बिल में सवाल पूछता हूं कर्नल दिनेश नैन साहब, बॉर्डर पर आप भी गए होंगे, कश्मीर में आप भी गए होंगे, पत्थरबाजों से आप भी निपटे होंगे, अब बॉर्डर पर गोलीबारी का सामना आपने भी किया होगा, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशन को, वॉर्स को आप भी समझते होंगे, राइट फ्रॉम 48 टू टिल डेट, ठीक है, 47 टू आज तक का। ओके, बट इतना वक्त नहीं है। मैं कर्नल दिनेश में आपसे एक लाइन में एक बात समझना चाहता हूं कर्नल दिनेश, किस लिए तवज्जो दी जा रही है, क्यों? ओके फाइन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बिल है, उस बिल में ऐसा क्या है जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ जाति या भेदभाव कर रहा हो? ऐसा क्या है? मैं लगातार 4 दिन 5 दिन से, एक हफ्ते से पूछ रहा हूं सभी से, कोई मुझे नहीं बता रहा है, कोई नहीं मुझे बता रहा है, आप बता दीजिए। ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। देखिए, आसाम के अंदर जो एनआरसी हुआ था, आसाम में जो एनआरसी हुआ था, 40 लाख लोगों का लिस्ट बना था लास्ट में। आपको मालूम है, पूर्व राष्ट्रपति तक के लोग घरों को भागना पड़ा था पर्चे लेके दाएं बाएं। हमारा मुसलमान तबका सबसे कम पढ़ा लिखा है। अब ये कहां से वो पूरे के पूरे प्रूफ निकाल के लाएगा? इनको डर लग रहा है कल को ये भाजपा जो है ना, राष्ट्रवाद का झूठा नाम ले लेकर के कहीं इनको पाकिस्तानी ना घोषित कर, जो अभी हुआ नहीं है वो आप होने का डर दिखा करके आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव है। ओके, आंसर आलोक अवस्थी। आप आसाम में देख लीजिए, आप आसाम में देख लीजिए इस बात को, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस बात को समझेगा। आलोक अवस्थी जी। अजय जी, सबसे पहली बात, नागरिकता संशोधन कानून जो बना है उसको इस देश के नागरिकों से के ऊपर वो लागू ही नहीं होता है। वो कुछ लेने के लिए नहीं है, कुछ देने के लिए है। और दिया किसको जाएगा? जो
धार्मिक रूप से ये बात तो आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम नेता आप लोग वर्कशॉप लगा लगा के कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की समझ में नहीं आ रही है। और इन तमाम जगहों पर जामिया, एमयू, नदवा कॉलेज, देवबंद, अशरफिया, मैं बता रहा हूं कांग्रेस को समझ में नहीं समझ में आ रही है लोगों को। देखिए कांग्रेस को इसलिए समझ में नहीं आ रही है, ये कांग्रेस इसकी जनक है। धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया। धर्म के आधार पर बाई चॉइस मुसलमान वहां पर गए, हमने उनको भेजा नहीं था, वो स्वयं गए, हम मांग कर गए कि हम लड़के लेंगे पाकिस्तान, हम जीत के लेंगे पाकिस्तान, इस नारे के साथ मुसलमान वहां पे गए, हमने नहीं भेजा था, कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया था। और आज वहां पे आपको याद होगा नेहरू और लियाकत का समझौता हुआ था, ये तय हुआ था कि हम अपने अपने अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करेंगे। तो क्या कारण है? मुझे लगता है कि हम उसी बहस में चले जा रहे हैं जो बहस चल रही है पिछले आज 3 रह गए। अवस्थी जी, मेरा आज का सवाल अलग था कि आपके डीएम मऊ में बता रहे हैं कि दरअसल कुछ लोग साजिश करके ये भड़का रहे हैं हिंसा। क्या इसके सबूत आपको मिल रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो साजिश करके मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं और भड़का रहे हैं? देखिए, भड़काने में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का पूरा स्पष्ट रूप से हाथ है। शनिवार को राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की जो कांग्रेस ने प्रयास किया है, उसमें जो है उनको एक परिवार बचाओ रैली जो हुई थी कांग्रेस की, उसके बाद से इतवार को देख लीजिए आप, इतवार से हिंसा भड़की है। जामिया में बड़े हिंसा की शुरुआत करी। 4000 स्टूडेंट थे वहां पे, वहां की बीसी ने कहा 40,000 आदमी वहां पे कैसे मिले? 40,000 आदमी वहां पे कहां से आ गए? किसने भेजा? आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्षा है, मुख्यमंत्री है, वो वैसे बंगला और बंगाली भाषा की बात करती है, हिंदी में भाषण दे रही थी, पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रही थी और भड़काने की बात कर रही थी। तो सीधे इन पार्टियों को विशेष रूप से जिम्मेदार है ये कांग्रेस। और ये जो जामिया में दिल्ली पुलिस ने जारी किया है वीडियो, बता रही है कि हमने बहुत रोका, नहीं रुके, तब हमने एक्शन लिया। और अब मऊ की कहानी जो हल्ला गुल्ला है वो तो खैर जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये इनकी भाजपा के प्रवक्ता महोदय की बात बहुत ही दिव्य है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में और यूपी में कांग्रेस की हैसियत है कि वो पूरा 40,000 आदमी ले जाके वहाँ हड़कंप मचा देगा। अरे भैया, एक तो सीट जीत लेते अगर इतनी ताकत थी उनकी। कांग्रेस को दिल्ली में 1 सीट नहीं मिली है, विधानसभा में और लोकसभा में एक भी नहीं है, और ऐसे म्यूनिसिपैलिटी में कुछ नहीं है, टनाटन ठंडन गोपाल हैं। तो फिर ये चूड़ी एक मिनट, अरे सुनिए ना, अब अगली बात 1 मिनट पर है। नहीं, 1 मिनट, आम आदमी पार्टी भी शामिल है दिल्ली में। अरे भैया तो आम आदमी कहो ना, एनीवे। लेकिन ये चूड़ी वाली जो कलेक्टर जो बोल रहा था, आप ये पता करो वो अभी सस्पेंड हुआ कि नहीं। अगर ये आज ये वारदात हो जाने के बाद इस कलेक्टर को ये पता लगा है कि इसकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, इनको वहां पे बाहर से लोग गए, प्लानिंग सारा की और इतना तोड़फोड़ किया, इतना दुश्मनी का माहौल पैदा किया, इसके पास प्रशासन का जिम्मा होता है कलेक्टर का, इसके पास इंटेलिजेंस थी कि नहीं थी? इस पर योगी आदित्यनाथ को फौरन से पेशतर एक्शन लेना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की वहां जमानत कहीं नहीं बची है, तो कांग्रेस की बोगी नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में इन अफसरों को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। तो आपको कोई लगता है कि कोई ताकत है जो मुसलमानों को भड़का रही है? अरे मुसलमानों को जो ताकत भड़का रही है उसको पकड़ो और उसको बिहाइंड द बार्स करो। भड़काना जो है, नहीं देखिए, एक मिनट, योगी अपने प्रधानमंत्री ने भी और गृह मंत्री ने भी बार बार ये कहा है कि ये साहब किसी के खिलाफ नहीं है। तो 2 लोग फेल कर रहे हैं इसमें, एक तो प्रशासन जो इंटेलिजेंस नहीं गैदर कर पा रहा है, और दूसरे उनकी अपनी पार्टी जो कि लोगों को बता नहीं पा रही है कि भैया ये तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारे हित में है। ओके, तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं और दूसरे के कंधे पे बंदूक की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग सारी सीटें बीजेपी के पास हैं, 325, और उन सीटों के बाद कांग्रेस वहां पे जहां पे उसकी जमानत नहीं बची है उस पर बोगी नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन इसकी निंदा इसका ये नहीं होना चाहिए था, और इस पर नदवा में हुआ क्यों नहीं? इनको पहले से पता था? पत्थर अंदर गए आए बाहर क्यों नहीं पता था? ऐसा ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। ऑलराइट, पूर्व आईपीएस ऑफिसर एसआर दारापुरी साहब मेरे साथ जुड़े हुए। दारापुरी साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये पूरी सारी बातें आप सुन रहे हैं, जो हो रहा है, जो कहा जा रहा है, जो तस्वीरें सामने रखी जा रही हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये प्लान्ड प्रोटेस्ट है या आम लोगों का अपने आप भड़का हुआ गुस्सा है? देखिए, ऐसा है, एक तो वर्तमान में भारत के ज्यादातर लोग जो हैं वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो कानून बना है ये संविधान विरोधी है। उसकी जो मूल भावना है
समानता की भावना और धर्मनिरपेक्षता की भावना जो है वो ये उससे बिल्कुल खिलाफ है। और दूसरी बात ये रही कि ये जो विरोध की बात है, हाँ, जो विरोध की बात है, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं या जो ऐसे नागरिक महसूस करते हैं कि ये गलत कानून है, विभेदकारी कानून है, उनका ये मौलिक अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ इस बात का विरोध कर सकते हैं। विभेदकारी कानून आप मान्यवर सुन लीजिए, थोड़ा आप जरा विभेदकारी कानून कैसे बताइए, आप जरा थोड़ा ना आप जरा समझिए जरा, मैं अभी कह रहा हूं, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं। विभेदकारी स्पष्ट करिए आप पहले जरा मेरी बात सुन लीजिए, जरा आप सुन लीजिए मेरी बात। कैसे स्पष्ट करिए आप? मैं कह रहा हूं ना विभेदकारी है। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी के साथ, चाहे वो नागरिक है चाहे वो गैर नागरिक है, उसके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। कहाँ भेदभाव हो रहा है? कानून पे बहस थोड़ी है, कहाँ भेदभाव हो रहा है बताइए। आप सुन तो लीजिए ना, आप मुझे बोले हल्ला गुल्ला दरअसल आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप अपने पुलिस एक्यूमेंट से हमारा आप बताएंगे कि संविधान के बाद 10 दिन से हो गई, किसी के साथ धर्म जाति लिंग, ये देश के नागरिकों के लिए ये जो जस्टिफाइड है जो मऊ में हुआ, ये जो कानून है ये भेद कर रहा है, ये भेद कर रहा है। दारापुर साहब आप पॉलिटिकल डिबेट में आ रहे हैं, मैं आपसे सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे समझना चाह रहा हूं। यू आर एन एक्स IPS ऑफिसर, इसीलिए ज्यादातर लोग महसूस कर रहे हैं कि ये विभेदकारी है, उसके खिलाफ पॉलिटिक्स ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे। दारापुरी साहब, ये एक राजनीतिक पार्टी का अधिकार है कि अगर कोई मुद्दा है वो राजनीतिक पार्टियों पर उसे अपनी आवाज उठा सकती है और अपनी बात कह सकती है। आप उसको आप उसको कुछ अरे जो बात आप कह रहे हैं वो करने के लिए यहाँ पर दिनेश नैन साहब हैं, अवस्थी साहब हैं, आप तो ये बता दीजिए ना कि ये पुलिसिया एंगल से क्या मामला लगता है। आप ये नहीं बता रहे, आपने सारी पॉलिटिकल बातें कर दी। चलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, आपने समय अपना पॉलिटिकल पुलिस एंगल से मामला ये है कि जो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, तो इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? उनको इस कॉन्स्पिरेसी का क्यों नहीं पता चल रहा? आप मऊ की बात कर रहे थे, मऊ में वहां चूड़ियां बांटी गई, मीडिया हुई, सब कुछ हुआ, तो वहां की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जिला प्रशासन क्या कर रहा था? उसने क्यों नहीं प्रिवेंट किया? क्यों नहीं गिरफ्तारियां की? ये फेलर है, ये बिल्कुल आप जवाब दे रहे थे ना, बात तो कर दीजिए, आपका हो गया। ओके फाइन। दारापुरी साहब, अजय जी, दारापुरी जी, आप एक IPS ऑफिसर है, मुझे हैरानी हो रही है, वो विभेदकारी कानून बता रहे हैं। जिस कानून में समानता का अधिकार है, हम मानवता के आधार पर जिन अल्पसंख्यकों को हम संरक्षण दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं, हमारा देश जो है किसी को गाय को रोटी खिलाने की बात करता है, भूखे को खाना खिलाने की बात करता है, गरीब के घर को छत देने की बात करता है। अगर हम शरण दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो अपने सताए जा रहे हैं, उसको ये विभेदकारी कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं है, ये गलत तरीके से चरित्र करने की बात है। और जितने भी दुष्ट तरह के लोग हैं, उन दुष्टों को सजा मिलेगी, उन दुष्टों सजा मिलेगी, जेल के अंदर डाला जाएगा और उनको अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा। ओके फाइन। तो लेकिन आप अपने पुलिस को भी जरा और अलर्ट कीजिए। हालांकि योगी जी ने बड़े ही सख्त लहजे में कल भी कहा है तमाम ऑफिसर्स को, लेकिन मुझे लगता है दिनेश नैन साहब, योगी जी ने सारे प्रदेश के अफसरों को कहा है कि आप बहुत सख्ती से कार्रवाई करिए, जो भी समाज को बांटने की और विरोध की बात करता है उसको किसी भी भेदभाव की इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करें। एक्टिव नहीं नजर आ रहा है पुलिस, इंटेलिजेंस गैदरिंग फेल हुई है भाई, ये बाद में एक्शन में आइए, पहले कराओ कि इंटेलिजेंस गैदरिंग भी हो। जी पहले से पता होना चाहिए प्रशासन को, वहां चूड़ी बट रही है, वहां पे दुनिया भर के कुप्रचार हो रहे हैं, और इन लोगों को पता नहीं, जब वारदात हो गई तब पता लगा, तो उनको तो फौरन से बेशतर उनको सस्पेंड करके इंक्वायरी बैठानी चाहिए कि तुम क्या कर रहे थे वहां। कर्नल दिनेश नैन, कर्नल साहब आप हमें यह बताइए कि अभी जो हुआ नहीं उस डर से देश को आग के हवाले कर दिया जाए क्या? आप इसको जस्टिफाई करेंगे? आप तो पेशेवर आर्मी पर्सनल रहे हैं, आप समझते हैं सारे एस्पेक्ट को। आप बिसाइड पॉलिटिक्स जरा हमें यह बताइए कि इन देशों में गैर मुस्लिमों की हालत क्या रही है, उनके साथ क्या सलूक होता रहा है, ये आप बहुत बेहतर समझते हैं। किस तरह से इन्फ्लेशन होता रहा है, किस तरह से 4 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम हमारे देश में घुसे पड़े हुए हैं,
तो क्या उनको निकालने के लिए एनआरसी की आपको लगता है जरूरत नहीं है? बिल्कुल, क्या इसकी वजह बिल्कुल। से यहां के रहने वाले मुसलमानों पर खतरा आ जाता है? और शायद आ जाए खतरा, इसलिए आज देश को आके हवाले करो। क्या आपको नहीं लगता है इन सारी चीजों में देयर आर मिसिंग लिंक्स एंड पॉलिटिक्स? देखिए अजय, अगर यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के बेस पे ये काम हो रहा होता, सभी इसका साथ देंगे। यहाँ पे सिर्फ जो है एक वर्ग विशेष के जो पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं उनको खुश करके और हमारे जो मुसलमान की कम्युनिटी है उसको तंग करके वो तंग होंगे। अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बताता हूं। कांग्रेस समर्थक लिख दीजिए। अभी आप ये कर्नल के रूप में नहीं आए हैं यहाँ पे, ये कांग्रेस समर्थक के रूप में आए हैं। इनके नाम के साथ जो लिखा हुआ है उससे गलत संदेश जा रहा है। ये कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं, इनको मैंने कई बार देखा है, इसलिए इनको रिटायर्ड कर्नल मत लिखिए, इनको लिखिए कांग्रेस समर्थक। आलोक जी, कांग्रेस समर्थक इनको चिन्हित करिए, इनको धैर्य रखिए। ये रिटायर्ड फौजी के नाम पे नहीं बात कर सकते हैं। ये कांग्रेस समर्थक के रूप में बात करते हैं हर चैनल पे, इनको वही लिखना चाहिए। आपके प्रेम शुक्ला जी ने आज कुछ भाइयों को सुअर का बच्चा बोला एक चैनल के ऊपर। चेक करो, तमीज में आओ आप लोग। क्या बात कर रहे हैं बैठ के? हमको सिखाएंगे आप यहाँ पे? आप पहले, मैंने बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए। मैं अजय जी से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं बीच में। आपसे करूँ तो आप मुझसे कीजिएगा। ओके, 40 लाख लोगों की लिस्ट बनी थी, 40 लाख लोगों की लिस्ट बनी थी आसाम के अंदर। उसके अंदर कितने मुस्लिम लोग परेशान हुए, प्लीज चेक करो। हम ये कहते हैं एक सर्वदलीय बैठक बुलाओ, नेशनल सिक्योरिटी पे बात करो। यहाँ का युवा पढ़ा लिखा है 67%, 70 करोड़ है युवा। They will accept it. Please do it in a proper manner. मुझे काम की बात करने दीजिए। देखिए लोग, 119 देशों में से हमारा देश 106 नंबर पे गरीब है, पाकिस्तान 94 पे, बांग्लादेश 88। ये जो लोग सही बात है, ये उनकी मदद करना चाहते हैं, अपने लोगों की मदद नहीं करना चाहते। ये अपने लोगों को प्याज नहीं देना चाहते, आटा नहीं देना चाहते, रोटी नहीं देना चाहते। और बातों को उलझा के, कभी बोल के, कभी कुछ बोल के, क्या बोल रहे हैं ये लोग? आप अपने जवाब को स्पीच में कन्वर्ट मत कीजिए दिनेश जी, प्लीज। आप सवाल भी सुन लीजिए ना। आप ये बता दीजिए कि क्या रास्ता है। अगर आप एनआरसी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस कानून से एनआरसी का डर लग रहा है, तो आप ये बताइए कि 4 करोड़ बांग्लादेशी को निकालने का क्या नहीं निकाला जाना चाहिए बाहर? क्या उनको देश में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के तालिबान को हाफिज सईद को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नागरिकता देनी चाहिए, लश्कर तैयबा को नागरिकता देनी चाहिए, पाकिस्तानी सभी लोगों को यहां पर आप ओपन कर दे के आओ, हिंदुस्तान में आओ। तुमको वहां दिक्कत है तो आ जाओ यहां पर। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना? दुश्मन देश है हमारा, पाकिस्तान दुश्मन है हमारा। हाँ, 4 करोड़ की जो आप बात कर रहे हो, देखिए जहां तक नेशनल उसके बेस के ऊपर ये बैठक बुला के, जैसे 1951 से लेके 1971 और फिर बाद में याद हो आपको ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का जो आंदोलन हुआ था 1979 में, और लास्ट में 1985 में जो असम अकॉर्ड हुआ, इन सब की बातों को रखते हुए सब बैठ के बैठ के देश हित में बातें करें। लेकिन इनका एजेंडा देश हित नहीं है। आप ऑप्शन तो बता दीजिए ना। महंगाई से हटाना, तो यही तो कर रही है ना, हटाना, सब जगह पार्लियामेंट ने पास किया है ना, पार्लियामेंट ने पास किया है ना। अरे भड़का के वाले लोगों ये सब पास किया है ना, तो इसको लेकर के आग लगाना क्या रास्ता है, बचता है क्या? नहीं, आप ये बताइए कि आप लोगों को भड़का क्यों रहे हैं? बीजेपी का आरोप है आप पे, उसका जवाब दीजिए। आप गाथा गाए जा रहे हैं। आग भी बीजेपी की लगाई हुई है, ये प्रशासन को इस्तेमाल कर रहा है, पुलिस को आप भड़का क्यों रहे हैं, ये जवाब दो। इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया है जी। ओके आलोक जी, जल्दी से जवाब दीजिए। कांग्रेस ने जो कहा है मुझे उसको क्लियर करना है। अजय जी, ये कांग्रेस वही है जिसने 30 अप्रैल 2012 को सीएम के गोगोई ने क्या कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय मनमोहन सिंह को लिखा था, मैं अपील करता हूं कि बांग्लादेश से आए हुए जितने भी हिंदू, बौद्ध, ईसाई और गैर मुस्लिम हैं, उन सबको यहां पर नागरिकता देने पर विचार किया जाए। ये एक ऑफिशियल लेटर है जो वहां के असम के मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था। आज कांग्रेस उस स्टैंड से पीछे हट करके दूसरा खेल खेल रही है। पाकिस्तान जिस तरह से हमारे दूतावासों पर प्रदर्शन कर रहा है, वही काम लंदन में कांग्रेस हमारे दूतावास पर कर रही है। देश को बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है। जब डोकलाम में हम चाइना से लड़ रहे थे, वहां पर ये चाइना एम्बेसी के साथ जाकर के राहुल गांधी वहां पर जाकर के उनसे मिल रहे थे। देश के साथ
साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या चाइना के साथ खड़े हैं, क्या है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे आरोप लगाया है, देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री है नारायण जी, बीजेपी के प्रधानमंत्री अरे सुन नहीं यार, है। अरे सुन आलोक यार, पत्रकार है, आलोक सुन, आलोक मेरी बात सुन। आरोप नहीं लगा रहे भाई, बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने कांग्रेस पे आरोप अरे सुन तो, कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि ये भड़का रहे हैं, और ये उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये पूछिए कांग्रेसी महाराज से ना, कि आप जवाब दीजिए कि हम नहीं भड़का रहे हैं, उस पे बोल नहीं रहे, इसका मतलब इनका एडमिशन ऑफ फैक्ट है। और इसीलिए आज महाबहस में हमने यही सवाल उठाया था कि क्या ये सारा विरोध, प्रदर्शन, आगजनी जो जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं और यूपी के शहर शहर ये तस्वीरें फैलती जा रही हैं, क्या ये दरअसल विरोध है या फिर साजिश या एजेंडा? जवाब सभी को देना पड़ेगा। धन्यवाद फिलहाल आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आगे की खबरें फटाफट बताएंगी नीलू।